नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है पहाड़ प्रभात का। विस्तार से खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज क्या होगा खास पर। फलों के दाम तय करने पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सुनाएंगे आपको बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का वो बयान जिससे सवालों के घेरे में आ गई सरकार। अडानी समूह के खिलाफ एक्शन मोड में सुक्खू सरकार। देखिए आखिर क्या है अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई के पीछे की असली वजह। हिमाचल प्रदेश में अभी से होली की धूम। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा में विश्व प्रसिद्ध मेले से जुड़ी हर अपडेट से आपको कराएंगे रूबरू। और चलिए रुख करते हैं इस बीच एक बड़ी खबर का। पहाड़ियों में बारिश बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पूर्वानुमान लगाया गया था निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी का दौर, तो ऊंचाई वाले इलाकों में आपको बता दें बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से 11 तारीख तक के लिए मौसम खराब रहने का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था और कुछ वैसा ही होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें जहां एक तरफ निचले इलाकों में बारिश है तो वहीं दूसरी तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। एहतियात बरतने को लेकर जिला प्रशासन बर्फबारी को लेकर अलर्ट मोड पर है। विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यटकों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। दरअसल पहले ही मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था और चेतावनी दी गई थी 11 तारीख तक के लिए। और आपको बता दें आज 10 फरवरी का दिन है और पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है और जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे कहीं ना कहीं टूरिस्ट जरूर आकर्षित होते हैं और पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता है। और वर्तमान में हुई बर्फबारी से आने वाले वीकेंड में निश्चित तौर पर जो पर्यटकों की आवक है उसमें वृद्धि होगी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार पर होगा। और ऐसी उम्मीद पर्यटन कारोबारी लगाकर बैठे हुए भी हैं। हालांकि दूसरी तरफ परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ जाती हैं जब बर्फबारी का दौर शुरू होता है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है ऊंचाई वाले इलाकों में। हालांकि दोनों ही पहलू हैं, एक तरफ जहां राहत है तो वहीं दूसरी तरफ आफत भी काफी ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ती है। पहाड़ों में बर्फबारी जारी है, निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी का दौर और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। लोगों को एहतियात बरतने के लिए सलाह दी गई है और खासतौर पर पर्यटकों को। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन को भी बर्फबारी को लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम एहतियात बरतने की सलाह मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है। और चलिए सीधा रुख करते हैं मनाली का। हमारे सहयोगी कमलेश बोध हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश, पूर्वानुमान पहले ही जारी किया गया था मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से और कुछ होता वैसा ही नजर आया है। निचले इलाकों में जहां बूंदाबांदी देखी गई है तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर। बिल्कुल सही कहा आपने रितेश। देखिए जो जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि जो 9 और 10 तारीख को प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी, ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि कल जो है दोपहर के बाद जो है जो दोपहर तक हल्की धूप भी खिली रही प्रदेश के कई इलाकों में, लेकिन दोपहर के बाद शाम ढलते ढलते जो है जो जो ऊंचाई वाला इलाका, खासकर जो मनाली की अगर बात करें तो यहाँ के जो अटल टनल के आसपास या सोलांग वैली की बात करें तो हल्की सी बर्फबारी वहां पे शुरू हो गई थी। और देर रात को मैं आपको बता दूं मनाली के निचले इलाके में भी, इस समय हम ग्राउंड जीरो में खड़े, मनाली के बिल्कुल पास में खड़े, आप देख सकते हैं 2 से 3 इंच तक बर्फबारी जो है यहाँ के जो आसपास का एरिया, मनाली के आसपास का 2-3 किलोमीटर का जो रेडियस का एरिया, वहां पे 2 से 3 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। हालांकि अभी फिलहाल जो है बर्फबारी बंद है
लेकिन बारिश हो रही है। लेकिन जो अटल टनल और जो ऊपर का इलाका सोलांग वैली का, डीएसपी मनाली हेमराज वर्मा से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो ऊपर का जो इलाका है वहां पे बर्फबारी जो है काफी सुबह से ही तेज हो रही है, और लिहाजा जो है जो सैलानियों के लिए जो अटल टनल के लिए जो है फिलहाल बंद कर दिया है रितेश, क्योंकि वहां पे ज्यादा बर्फबारी होने के कारण गाड़ियों की स्किड होने की जो है जिस तरह से आशंका बनी रहती, तो ऐसे में जो है जो ट्रैफिक को फिलहाल मनाली से जो 5 किलोमीटर ऊपर नेहरू कुंड तक जो है अलाउ किया जा रहा है। उससे आगे को जो है फिलहाल बिल्कुल कमलेश, बहुत जरूरी हो जाता है बर्फबारी में एहतियात बरतना ताकि गाड़ियां ना फिसलें। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार रुख धर्मशाला का भी करते हैं। सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, मनाली में तो बर्फबारी चारों तरफ दिखाई दे रही है, बूंदाबांदी भी कहीं ना कहीं दर्ज की गई है। धर्मशाला का मौसम किस तरह से है? क्या मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो चेतावनी जारी की गई थी वो सही साबित हुई है? अब बिल्कुल रितेश, बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई थी, जिस तरह से अनुमान लगाया गया था कि आने वाले 1-2-3 दिनों में जो है मौसम खराब रहने वाला है, वो अनुमान जो है बिल्कुल सटीक कहीं ना कहीं हुआ है। पिछले दोपहर से ही अगर पिछले कल की बात की जाए तो दोपहर बाद सुबह की अगर बात की जाए तो चटक धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद ही काले बादलों ने जो है जो आसमान में डेरा जमाना शुरू कर दिया था, और शाम तक जो है पूरे आसमान जो है काले बादलों से घिर चुका था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। वहीं अगर देर रात्रि की बात की जाए तो देर रात्रि को जो है धर्मशाला व पूरे कांगड़े घाटी में जो है कहीं ना कहीं बारिश जरूर हुई है। मैं तस्वीरों के माध्यम से अभी का हाल जो है अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किस तरह से धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है अभी भी बर्फबारी जो है वो जारी है। किस तरह से जो काले बादल हैं वो कहीं ना कहीं जो डेरा जमाए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है काले बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। लगातार बर्फबारी जो है वो भी जारी है, और कहीं ना कहीं जो धर्मशाला, अगर जिला कांगड़ा की बात की जाए तो जिला कांगड़ा में भी जो है रुक रुक कर जो बारिश का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं रितेश जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, जो येलो अलर्ट जारी किया था, वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। बिल्कुल सही साबित हुआ है जो मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया था। लेकिन कमलेश, अब निश्चित तौर पर बर्फबारी से जहां पर्यटकों के लिए काफी खुशखबरी होती है, चूंकि पर्यटक देखने ही बर्फबारी आते हैं पहाड़ी इलाकों में, लेकिन इससे परेशानियां भी बढ़ती हैं आसपास के लोगों की, स्थानीय निवासियों की। अगर देखा जाए तो आज शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार और फिर रविवार, यानी वीकेंड पर मान सकते हैं कि जो पर्यटकों की संख्या है उसमें वृद्धि हो सकती है। देश जिस तरह से जो है जो पिछला जो हफ्ता चले गया था उसमें जो है पर्यटकों की खासी कमी देखने को मिल रही थी। जो मनाली के जितने भी जो होटल है वहां पे जो ऑक्यूपेंसी 40 से 50% रह गई थी। हालांकि पहले अगर 2 हफ्ते पहले की बात की जाए तो करीब 80 के आसपास ऑक्यूपेंसी चल रही थी। लेकिन जिस तरह से जो ताजा बर्फबारी जो कल से जो शुरू हो गई उसके बाद जो है सैलानियों का जो है जमावड़ा लगना जो है आगे आने वाले दिनों में जमावड़ा लगने की पूरी उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि जो कुछ सैलानी जो 2-1 दिन पहले से ही मनाली में डेरा लगाए बैठे थे कि उन्हें जिस तरह से मौसम विभाग की जो जानकारी थी कि जो है ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, तो उनकी जो मन की मुराद जो है वो कल से ही जो है पूरी होनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो है आने वाले दिनों में जिस तरह से जो बर्फबारी अभी हो रही है तो और भी अधिक जो सैलानियों की आने की जो है पूरी संभावना बनी 11 तारीख तक के लिए मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जाहिर किया था, यानी मान सकते हैं कि आने वाले आज और कल में भी बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। देखिए रितेश, जिस तरह से जो मौसम विभाग शिमला ने जो वेब पोर्टल में जो निर्देश जो पोर्टल में जो दिखाया गया उसमें यही जो दिखाया जा रहा है कि जो आज के दिन जो है प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जो है अधिकतर इलाकों में जो है जो बर्फबारी होगी। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं और जो मैदानी इलाका है वहां पे भी अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। लेकिन कल से जो है जो मैदानी इलाका है वहां पे मौसम खुल जाएगा, और साथ ही साथ जो ऊपरी इलाका है वहां पे भी बर्फबारी का दौर जो है काफी कम हो जाएगा। और यही वजह है कि एक तरफ जहां बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठते हैं, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठते हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग पहाड़ी राज्यों का दौरा भी करते हैं, इस तरह की बर्फबारी का इंतजार करे बैठे रहते हैं। बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के, और सौरभ आपका भी तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फलों के दाम तय करने के विवाद पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सफाई दी है कि फलों के दाम तय करने की कांग्रेस की गारंटी पर दिए उनके बयान को
तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बागवानी मंत्री ने कहा कि उनका पहले यह कहना था कि सरकार बागवानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करेगी। ये कभी नहीं कहा कि गारंटी पूरा नहीं होगा। मैंने कहीं नहीं कहा कि 10 गारंटियों में से मैं गारंटी को निकाल रहा हूं। हमने बार बार ये कहा कि 10 गारंटियां चरणबद्ध तरीके से, उस दिन भी मैंने यही कहा कि चरणबद्ध तरीके से गारंटियां जो है हमारी सरकार जो है उसको आगे करने जा रही है। जैसे ओपीएस का कर लिया है, उसके बाद जो है महिलाओं को 1500 का है, या जो हमारे फसल की बात है, तो ये उचित मूल्य जो है उसी का भाग है। तो हम कहीं मुकर नहीं रहे। हम जो एक होमवर्क कर रहे हैं किस तरह से आने वाले सीजन में किस तरह से, चाहे सेब है, चाहे नीचे के इलाकों के आम है, या जो अब नीचे के इलाकों में अमरूद का भी फसल तैयार हो रहा है, कैसे उसको उचित मूल्य हम दिलाएं, कैसे उनको फायदा पहुंचाए, उसकी बात हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह से अभी जो है किलो के हिसाब से हमारे जो फल है वो बिके। हम बात कर रहे हैं किस तरह से पेटियां जो है यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से हम बाजार में पहुंचाएं, किस तरह से एपीएमसी का जो एक्ट है उसके प्रावधानों को किस तरह से जो है बागवानों के हित में उसको लागू करें, उसकी बात हम कर रहे हैं। और हमने तो अभी होमवर्क करना शुरू किया है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बागवानों से, स्टेक होल्डर्स से मीटिंगें रख रहा हूँ, उनसे राय लेने के बाद फिर हम अपना जो है फाइनल जो भी एक उसमें से सोल्यूशन निकल के आएगा उसके माध्यम से हम किसानों को, बागवानों को मैक्सिमम जो है बेनिफिट दिलाने की कोशिश करेंगे। इसमें सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे उद्योग मंत्री की तरफ से अनेकों बार बैठक जो है, दोनों जो चाहे हमारा अदानी वाला है जो सीमेंट के फैक्ट्रियों के मालिक हैं और जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ कई दौर की बातें हुई है। और उसके बाद जो है अब स्टेज आ गया है जहाँ मतलब कंक्रीट फैसला लेने का। अब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री वापस आते हैं अपने टूर से, तो लगता है मुझे कि हम जो है कोई ठोस जो है इसके ऊपर फैसला ले पाएंगे। और इस बीच बिलासपुर से आपको बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। बिलासपुर एम्स में जल्द शुरू होगा आभा ऐप। बड़ी खबर, एम्स में जल्द शुरू होगा आभा ऐप। क्यूआर कोड स्कैन कर पर्ची तैयार हो जाएगी और लाइन में लगने से मरीजों को मुक्ति मिलेगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें आभा ऐप की शुरुआत होगी एम्स में और इस आभा ऐप के माध्यम से लोग ओपीडी में दिखाने के लिए पर्ची ले सकेंगे। यानी कतारों में लगकर जो पहले मरीजों को पर्ची बनवानी पड़ती थी उसका कहीं ना कहीं समाधान होता नजर आ रहा है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही पर्ची तैयार हो जाएगी और इससे मरीजों को और तीमारदारों को काफी राहत मिलेगी। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कोशिश है कि उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक आभा आईडी बनता है। कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन पे आभा ऐप डाउनलोड कर सकता है। आभा ऐप डाउनलोड करके और उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आभा ऐप में जब इसकी लिंकिंग हो जाती है तो वहाँ पे जब पेशेंट आता है तो ऑटोमेटिकली उसका सारा डेटा हमारे पास में, जो आधार लिंक्ड है, जो आधार में डेटा है, वो हमारे पास में आ जाता है। पब्लिक से भी एक ये गुजारिश है कि वो अपने ये फ़ोन पे ये ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें रजिस्टर कर लें, ताकि जब आगे चल करके हमारा ये सिस्टम एक्टिव होगा तो फिर मतलब कि हम लोग तैयार रहेंगे डे 1 से ही कि पेशेंट्स के पास में अगर ये आभा है तो फिर हमारी लाइनें जो है वो कम हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री विवाद सुलझाने में सहयोग नहीं करने पर प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक्शन लिया है। राज्य के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अडानी ग्रुप के परवाणु स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रेड की है। एक्साइज डिपार्टमेंट के साउथ एनफोर्समेंट जोन की यह कार्रवाई करियाना स्टोर पर देर रात तक चलती रही और मिली सूचना के अनुसार एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने अडानी विल्मर लिमिटेड में स्टॉक का जायजा लिया है और उनके व्यापार से संबंधित कागजात भी खंगाले गए हैं। जीएसटी का कॉमन पोर्टल है, उसमें सभी जितने भी टैक्स पेयर हैं सबका डाटा उसमें होता है, उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है। जब इसमें अडानी विल्मर लिमिटेड की कंपनी है यहाँ पर परवाणु में, उसका हमने डाटा चेक किया तो उसमें पिछले 3 साल का जो टर्नओवर है वो 110 करोड़, 106 और 138 करोड़ पाया गया, जिसके लिए वो टैक्स लायबिलिटी जो है वो 6.71, 6.76, 7.01 जो है
मतलब BCP की भाई 22-23 ईयर्स के लिए पाई गई, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस है तो गुड्स के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है और जो फाइनल जब सेल करते हैं तो सारी लायबिलिटी जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही एडजस्ट की जाती है, जबकि उसमें कुछ कैश की पेमेंट भी होनी चाहिए इसमें। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा बडभाग सिंह मेड़ी में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध होला मोहल्ला मेला 27 फरवरी को शुरू होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया है और इस मौके पर डीसी राघव शर्मा की अगुवाई में बैठक बुलाई गई। मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों के प्रबंधनों से लेकर पुलिस और अन्य तमाम विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें आने वाले मेले के लिए हमारी जो पुलिस प्रबंधन है, यातायात प्रबंधन है, स्वच्छता का प्रबंधन है, पानी का प्रबंधन है, बिजली का प्रबंधन है, उसको लेके सभी जो एजेंसीज़ हैं उनकी जिम्मेदारियां तय की गई है। हमारा प्रयास रहेगा कि मेले में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको मेला क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की जो सुविधाएं मिले। मेला समिति की तरफ से जो है ये मैसेज दिया जा रहा है कि ट्रकों में यहाँ पर जो है कोई भी श्रद्धालु ना आए, ट्रकों में पैसेंजर्स को लाना जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और अब फटाफट अंदाज में एक नजर 12 जिले 12 खबरों पर। बिलासपुर में सदर भाजपा मंडल के अध्यक्ष हंसराज ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पूर्व कांग्रेस विधायक की ओर से हर बार नशे को लेकर सदर विधायक का नाम जोड़ने पर आपत्ति जाहिर की। उल्टा सुख सरकार से पहले की रही कांग्रेस की सरकारों पर ही नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एक तो कांग्रेस के जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और पूर्व में कांग्रेस के यहाँ से MLA भी रहे, वो आए दिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से नेता और हमारे विधायक महोदय के ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। तो उस विषय में कुछ बातें यहाँ क्लियर करनी थी। एक चिट्टे के ऊपर वो डेली बोल रहे हैं कि जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो त्रिलोक जम्वाल जी के लोग हैं, ये है वो है। और इन्होंने अपने समय में यहाँ क्या किया है वो सदर के लोगों से नहीं छुपा है। चाहे अराजकता की बात थी, गुंडागर्दी की बात थी, चाहे नशा तस्करी की बात थी, और यहाँ तक कि ये खनन माफिया थे तो इन्होंने पूरे एम्स के पास जो पहाड़ी चीज को खोद के तो ख़त्म कर दिया था। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि कृपया करके अपनी भाषा पर संयम रखें और सोच समझ कर बात करें। स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत नाहन में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस 5 दिवसीय कार्यशाला में स्कूल के मुख्य अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परियोजना अधिकारी ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्यों को फंडिंग दी गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। जिला सिरमौर में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है, जो कि हमारे स्कूल हेड्स के लिए है विशेषकर। और इसमें हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुखिया हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हाई स्कूल के मुख्य हेडमास्टर्स हैं और CSTs हैं, तो इनके लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। स्कूल हेड्स हैं, उनकी जो एकेडमिक लीडरशिप है उसको लेकर के कुछ चर्चा रहेगी और क्लासरूम जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से बढ़िया बने उसको लेकर के भी बात रहेगी। और जो स्कूल में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें स्कूल हेड्स किस प्रकार दक्षता से कार्य करें ताकि जो ऑनलाइन कार्यों का बोझ है, मीटिंग्स का बोझ है, इधर उधर की जो डाक का बोझ है, उसको किस प्रकार से कुशलतापूर्वक निपटाएं। सोलन में जीपीएस की वजह से टैक्सी चालक परेशानी में है। सरकार ने 13 कंपनियों को ही जीपीएस लगाने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन ये कंपनियां टैक्सी चालकों से मनमाने रेट वसूल कर रही हैं, जिसके चलते अधिकतर टैक्सियां घाटे में हैं। अगर कोई चालक की जीपीएस नहीं लगाता तो उसे टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती। है जो आप इसको वैसे तो बंद किया जाए। अगर आपने बाई दी आपने लगाना भी है कि जैसे सवारी आप बोलते हैं जी पैसेंजर की इसमें सेफ्टी होगी, हम जल्द बोलते हैं पैसेंजर की सेफ्टी तो ठीक है पर इसमें ड्राइवर की सेफ्टी कोई नहीं है।
ड्राइवर का जो वो बोलते हैं मोबाइल नंबर जो ड्राइवर का है वो कनेक्ट होगा जी थाने में या जो इनका कंट्रोल रूम है उसमें होगा। तो हम तो चाहते हैं सरकार के ये नजायज खर्चे हैं, पहले टैक्सी का काम नहीं है, कोरोना काल में वैसे ही हर बिजनेस बर्बाद हो चुका है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि इसको ज़्यादा बंद किया जाए, या हमने एक ऑप्शन और रखा था सरकार के, जैसे नवी गाड़ी आती है तो हमारा 12 साल का परमिट है तो कंपनी के थ्रू उसको लगाया जाए, उसी में उस 12 साल का रिचार्ज किया जाए। नाहन में ड्रॉप्स ऑफ होप ग्रुप के संचालक ईशान राव के नेतृत्व में विधायक अजय सोलंकी को मांग पत्र सौंपा गया। ग्रुप संचालक ईशान राव ने बताया, ये ऐसा युवाओं का ग्रुप है जिसमें हर प्रकार के ब्लड ग्रुप के सदस्य मौजूद हैं और किसी भी आपात स्थिति में ब्लड की अति आवश्यकता पड़ने पर सदस्य रक्तदान करने के लिए आतुर रहते हैं। हम हॉस्पिटल में ब्लड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जो हमने देखा कि इसमें ब्लड तो हम पूरा कर रहे हैं, उसमें जो कुछ चीज़ें हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फ्रेश प्लाज्मा, प्लेटलेट, इसकी कमी को देखते हुए हमने आज टीबी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ग्रामीणों को टीबी बीमारी के लक्षणों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जो प्रदर्शित करते हैं टीबी का संदेश, टीबी के रखाव, टीबी से बचाव, टीबी का इलाज और टीबी के चलते हमें दिनचर्या, आहारचर्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में इन बोर्ड्स पे मैंने स्वयं काफ़ी विस्तार पूर्वक लिखने की कोशिश की है, ताकि एक संदेश टीबी की रोकथाम के लिए जनमानस तक निरंतर पहुंचता रहे। राजगढ़ के कटौली गांव में एकादश दिवसीय शिव महापुराण का आगाज हो चुका है। प्राकृतिक आपदाओं से विश्व की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। बद्दी स्थित महाराजा पद्म सिंह मेमोरियल स्टेडियम में 12 फरवरी की याद में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। क्लब के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश समेत बाहरी राज्यों की टीमें भी भाग ले रही हैं। ये आयोजन शहीद मनीष ठाकुर की याद में किया जा रहा है। मंडी में नशे के काले कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। मंडी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम ने नाकाबंदी के दौरान 27 वर्षीय युवक के कब्जे से कई किलो नशीला पदार्थ बरामद करने में सफलता हासिल की है। तिब्बत संग्रहालय की सालगिरह पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑडियो लैंग्वेज में 5 भाषाओं को भी शामिल किया गया है। निर्वासित तिब्बतियन सरकार की ओर से तिब्बत के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति से लबरेज संग्रहालय की स्थापना की थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रिचन लामोहो इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से समीक्षा बैठकें की, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही 15 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। जसप्रीत की साइकिलिंग से प्रभावित होकर श्रीलंका से मंडी पहुंचा पराकर्मा। मंडी में 3 दिन साइकिलिंग कर वादियों में सैर की। पराकर्मा बीते 1 साल से भारत आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका के हालातों ने उनके कदम रोके हुए थे। हालांकि पराकर्मा को अब मंडी की वादियां खूब पसंद आ रही हैं। जसप्रीत और श्रीलंका के पराकर्मा ने लोगों को पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया है। हमीरपुर के नादौन ब्लॉक में डायरिया के मामलों में अब कंट्रोल दिखाई दे रहा है। 1000 से भी ज्यादा मामलों ने केवल अब 4 लोग ही बीमारी की चपेट में हैं। डायरिया के मामले में प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है, जिसके चलते एडीसी जितेंद्र सांचटा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन भी किया गया। कमेटी को ये कार्य दिया गया है कि जो बेसिक इस डायरिया फैलने के पीछे क्या रीजन रहा है, कॉजल रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों ये फैला है, किस लेवल पर इसमें अगर कुछ कमियां हुई हैं तो वो किस लेवल पर हुई है। बेसिकली इस मोटिव के साथ इस कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक और डायरेक्शन दी गई है कि जो कमेटी होगी वो इंश्योर करेगी कि जो पूरे ज़िला के बाकी सभी वाटर सोर्सेज हैं उनकी भी नियमित रूप से सफाई होती रहे। तो बेसिकली इन 2 मैंडेट के साथ इस कमेटी का गठन किया गया था। डिटेल से इस इशू को समझेंगे और अकॉर्डिंगली जैसे कि आदेश किया गया है
उसके कुछ दिनों बाद 2-4 दिन में हम इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो डीसी मैम को सबमिट करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।